यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार, आई होप जिंदगी मस्त चल रही है। एंड सर रिवीजन आपके एंड पे हो रहा है फटाफट फटाफट फटाफट। आइए सर चैप्टर नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। माहौल के साथ अपना पूरा दम लगा दो सर, पूरी एनर्जी लगा दो, भगवान आपका साथ देगा डेफिनेटली। एंड सर आइए रिवीजन शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 17 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सर सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 35 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बोलता है क्या, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड एट विच प्लेस। सर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर सेकंड थिंग, एट विच प्लेस एवरी, सर उसने जो अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया होगा वहां पे, प्लस अगर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसने डिक्लेयर किए हुए, तो रेस्पेक्टिव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रेस्पेक्टिव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करने पड़ेंगे आपको। एंड सर अगर मान लो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स सर किसी और प्लेस पे मिले तो ये माने जाएंगे इट बिलोंग्स टू यू ओनली सर, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। और ध्यान देना बेटा, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह किसी और प्लेस पे आप मेंटेन करते हो तो उसको भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है एज पर डेफिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। सरकार आइए, एक मस्त सर्कुलर आया था सर चाय कॉफी रबर एटसेट्रा के केस में। सर इनको क्या करते हैं बेटा, एक मंडी होती है बेटा, एक ओपन मार्केट होता है, ओपन वेयरहाउस होता है जहां पर ऑक्शनियर के थ्रू ऑक्शन करके इनको गुड्स को बेचा जाता है। अब यहां पर सर एक प्लेस पर इनको इकट्ठा किया जाता है, चाय कॉफी रबर वगैरह को, और वहां ऑक्शनियर ऑक्शन करवा के गुड्स को बेचता है। तो वो जो कॉमन वेयरहाउस होता है, मंडी जो होती है बेटा सर, वहां से एक तरह से सप्लायर अपने गुड्स बेच रहा है बेटा, दैट प्लेस हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज देयर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब साहब सबसे पहली बात इस सर्कुलर ने बोला क्या, उन सारे सप्लायर्स को उस प्लेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज देयर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। वो तो ठीक है सर। सेकंड थिंग हमने बात करी क्या, जैसे ही एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया, वहां पे जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स आपको उस रेस्पेक्टिव प्लेस पे मेंटेन करना पड़ेंगे। पर सर वो तो एक ओपन वेयरहाउस है, ओपन मंडी है साहब, वहां पर कैसे अपने रिकॉर्ड्स रख ले, कहीं सर अपने रिकॉर्ड्स कोई भी देख लेगा, वो तो ओपन एरिया है बेटा। इसलिए ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि अगर आप एक गुड्स ऑक्शनियर को बेच रहे हो और ऑक्शनियर मतलब आप ऑक्शनियर को दे रहे हो और ऑक्शनियर सर अपने खुद के नाम का बिल इशू करके कस्टमर को आगे बेचता है, तो ऐसे केस में सर मेरे यहां से जब ऑक्शनियर एजेंट या गुड्स आएगा तब जीएसटी लगेगा, उसका वो आईटीसी लेगा, और ऑक्शनियर क्या करेगा, उसको जब आगे बेचेगा तब खुद टैक्स पे करेगा और आईटीसी यूज करके बैलेंस टैक्स पे करेगा। क्लियर? अगर ये वाला सिस्टम है तो ऐसे केस में कोई तकलीफ नहीं है, जो सप्लायर है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे अगर मेंटेन कर लेगा चलेगा साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस प्लेस को, उस ओपन मंडी को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत है, बस वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन सरकार। सेकंड थिंग, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। सर अब रूल्स के बारे में बात करें हम सर, रूल नंबर 56 बोलता है क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। द गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, सर डिटेल्स ऑफ द टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एडवांस रिसीव्ड एंड एडजस्टेड रजिस्टर, एक रजिस्टर करना पड़ेगा जिसमें कितना आपको एडवांस रिसीव हुआ, कितना आपने एडजस्ट किया। पर्टिकुलर्स ऑफ द नेम्स एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स एंड रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विस, आपको कंप्लीट डिटेल रखनी पड़ेगी, सप्लायर कौन कौन है और रेसिपिएंट कौन कौन है उनका। देन पर्टिकुलर्स ऑफ द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस where goods are stored, including goods stored during transit along with the particulars of the stock stored therein। बेटा मतलब आपने अगर कहीं और पे किसी वेयरहाउस में गुड्स स्टोर किया हुआ, कितना गुड्स रखा हुआ है, क्या स्टॉक है, कितना है, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग ट्रांजिट भी अगर आपने किसी वेयरहाउस में गुड्स को रखवाया है तो कितना रखवाया है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा सरकार। फिर अब कंपोजिशन स्कीम वाला जो पर्सन बेटा, कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन पर्सन नॉट टू मेंटेन द फॉलोइंग टू रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। कई बार सर एक मार्क के दो मार्क के क्वेश्चन ये वाले बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बने हुए सर ये क्वेश्चन। सर इनको ये रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करने, क्या क्या, कम्युनिटी वाइज स्टॉक ऑफ गुड्स, कम्युनिटी वाइज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एंड डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड, आईटीसी, रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान, ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कंपोजिशन सप्लायर को। क्लियर? अब आइए सर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफिक पर्संस। सर इनके लिए अलग से रूल दे रखे स्पेसिफिक पर्सन के लिए। सबसे पहला एजेंट, सर ध्यान देना बेटा, अगर सर प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथराइज किया और एजेंट अपने बिहाफ पे गुड्स सप्लाई कर रहा है तो ऐसे केस में सबसे पहली बात, जरूरी नहीं कि वो एजेंट जो है केवल मेरा ही काम कर रहा है, हो सकता है मल्टीपल लोगों का काम कर रहा है। तो सर पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑथराइजेशन, सर उसको जो ऑथराइज किया है प्रिंसिपल ने उसका सर ऑथराइजेशन लेटर, पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑथराइजेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ सच प्रिंसिपल सेपरेटली, उन सब रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो ऑथराइजेशन है इधर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर रिसीव ऑफ गुड्स और सर्विसेज का जो ऑथराइजेशन है उसके पास होना चाहिए बेटा। सेकंड, कितने कितने गुड्स या सर्विसेज बहुत उसने रिसीव किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सर फिर कितने कितने गुड्स और सर्विस और बहुत उसने सप्लाई किए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उन सब के रिकॉर्ड्स उसको पर्टिकुलर्स मेंटेन करना पड़ेंगे, कितनी क्वांटिटी थी, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, सब कुछ बेटा। देन डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स फर्निश्ड टू ईच प्रिंसिपल, सर बुक्स ऑफ अकाउंट, सर उसने हिसाब बनाया होगा ना हर प्रिंसिपल का बेटा, उसका डिटेल उसको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड टैक्स पेड ऑन रिसीट ऑन
रिसीट और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और उसने कितना टैक्स पे किया सर, ये सब भी इंफॉर्मेशन उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये क्या एजेंट की इंफॉर्मेशन सर। सेकंड क्या है, मैन्युफैक्चरर को क्या क्या इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी सर, मंथली उसको प्रोडक्शन का रिकॉर्ड सारा, मैन्युफैक्चरर ना यार, सिंपल सा लॉजिकल सर, मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड क्या रखना पड़ेगा, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स of raw materials or services used in manufacture, quantitative details, हर क्वांटिटी होना चाहिए बेटा, of goods so manufactured, कितना गुड्स उसने बनाया, एंड इंक्लूडिंग वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट देयर ऑफ बेटा, मतलब क्वांटिटेटिव कितना रॉ मटेरियल काम आया, कितना इनपुट सर्विसेज काम है, इन सब का इन्फॉर्मेशन को रखना पड़ेगा, एंड कितना क्वांटिटी उसने मैन्युफैक्चर किया है, बाय प्रोडक्ट या वेस्ट और स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ, उन सब का भी इन्फॉर्मेशन को रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा सर। क्लियर, डन। देन सर्विस सप्लायर को क्या इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, क्या रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे एडिशनली सर, अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज्ड इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जैसे हमको ये गुड्स जो भी काम आ रहा है सर्विसेज प्रोवाइड करने में, उन सब का रिकॉर्ड सर। डिटेल्स ऑफ द इनपुट सर्विसेज विच आर यूटिलाइज्ड सर, सर्विसेज प्रोवाइड करने में क्या क्या हमने इनपुट काम ली, क्या क्या इनपुट सर्विस काम ली, एंड सर डिटेल्स ऑफ सर्विसेज सप्लाइड, ये सब हमको मेंटेन रखना पड़ेगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर को सर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर बेटा सर ध्यान है, गुड्स और सर्विस और बोथ सर, ये बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रिपेयर रिनोवेशन कर रहा है, मटेरियल प्लस लेबर दोनों मिला के सर, तो इसको क्या रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्संस ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज बीन एग्जीक्यूटेड, वो किसके लिए काम कर रहा है। देन क्वांटिटेटिव डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कितना गुड्स सर्विस उसको रिसीव हुआ, कितना उसने यूज किया अगले में। क्लियर, डिटेल्स ऑफ द गुड्स which are used in execution of works contract, फिर में कितना पेमेंट उसको रिसीव हुआ in respect of each works contract, and name and supplier of the name and address of the suppliers for whom he received the goods or service or both. Clear सर, किन किन से उसने goods और service और both रिसीव करी, किन के लिए उसने काम किया, किसे परचेज किया, ये सारे इन्फॉर्मेशन उसको मेंटेन रखनी पड़ेगी। अब कस्टोडियन, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी सर, he will maintain true and correct records in respect of goods handled by him। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करता है, गुड्स मेंटेन करता है बेटा, और प्रिंसिपल की बिहाफ पे बेचता है, आगे फॉरवर्ड करता है बेटा। मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड शेल प्रोड्यूस द डिटेल्स देयरऑफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। सर उसको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा, कौन कौन से गुड्स उसने हैंडल करी, कितनी गुड्स हैंडल करी, और कब कब उसने भेजी गुड्स, कब कब रिसीव हुई, प्लस जब भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, कोई खास बात नहीं है। देन सर वेयरहाउस ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर के लिए सर यहाँ साफ साफ कह दिया है सर, देखो वेयरहाउस ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर भले जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, बट दे आर डीलिंग इन द गुड्स बिलोंगिंग टू सम अदर पर्सन, इसलिए सर उनको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। देखो ध्यान से सर, मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रेस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन्ड इन द वेयरहाउस, इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स relating to dispatch, movement, receipt and disposal of such goods। बेटा वेयरहाउस में कितनी कितनी गुड्स आई, किसकी गुड्स थी, क्या गुड्स थी, कब वो आई, कब वो गई, या कब डिस्पोज ऑफ, क्या सारी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। सेकंड सर, ट्रांसपोर्टर के लिए बोल दिया क्या, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड डिलीवर्ड एंड गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट ड्यूरिंग ट्रांजिट, अगर उसने स्टोर करिए सर, अलोंग विद द जीएसटी नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड कंसाइनर और कंसाइनी फॉर ईच ऑफ हिज ब्रांचेस, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। हर उसका जो जितने भी लोगों के लिए कंसाइनर कंसाइनी के लिए उसने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है, स्टोर किया है सर, डिलीवर किया है, इन सबका इन्फॉर्मेशन को रखना पड़ेगा। एंड एनरोलमेंट इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी, जीएसटी में रजिस्टर्ड तो ठीक है, नहीं है तो एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेंगे बेटा। इफ सच पर्सन्स आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी, दे शैल ऑब्टेन अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल। बेटा हाँ है ना भाई, यूनिक नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। और हाँ आगे ईवी बिल वाले रूल में के एंड में, चैप्टर में के एंड में मैंने एक बात और कही हुई है, अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मल्टीपल ब्रांचेस उसकी है, मल्टीपल स्टेट्स में वो रजिस्टर्ड है, मल्टीपल जीएसटी नंबर उसके पास है, तो वो चाहे तो सिंगल यूनिक नंबर ले सकता है एनरोलमेंट करा के, और जब भी ईवी बिल इशू होगा उसमें फिर वो सिंगल एनरोलमेंट यूनिक एनरोलमेंट नंबर जो होगा वही यूज करेगा फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। बेटा क्लियर, ठीक सर। अब कितने टाइम तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है और किस मैनर में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है उसके बारे में सर ये कहा हुआ है, मैनर ऑफ मेंटेनेंस। सर बोला क्या, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड्स रख सकते हो, जरूरी नहीं फिजिकल फॉर्म में रखो, बट दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय दी डीएससी। क्लियर, डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट होना चाहिए बेटा। अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड एट ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, हमने ऑलरेडी बात कर ली, रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। नॉट टू बी इरेज्ड और ओवर रिटन, सर कटिंग नहीं होना चाहिए, इरेज नहीं होना चाहिए बेटा। देन बुक्स और वॉल्यूम शेल बी सीरियली नंबर्ड, सर मान लो मल्टीपल बिल बुक है चलेगा बेटा, पर दोट शुड बी सीरियली नंबर्ड, इस तरह की मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट से चलेगा पर दोट शुड बी सीरियली नंबर्ड। देन एडिक्वेट बैकअप शेल बी टेकन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऑफिसर चेक करना है, आप बोलते हो क्या रिकॉर्ड तो उड़ गए आपको एडिक्वेट बैकअप रखना पड़ेगा। देन
ऑडिट ट्रायल शैल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रॉपर ऑफिसर्स डिमांड, मतलब आपने अगर रिकॉर्ड्स में कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कुछ चेंज किया तो ऑडिट ट्रायल आपके पास होना चाहिए बेटा, क्या क्या चेंज किया, कैसे चेंज किया, कब चेंज किया। देन कितना टाइम तक रिकॉर्ड मेंटेन करना है बेटा, सर 72 मंथ मतलब 6 साल। सर कब से, अकाउंट ध्यान है बेटा, सर कब से, सर जो रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर है उसका एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, जिस ईयर से रिलेटेड वो रिकॉर्ड है उसका एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट वहां से 6 ईयर तक मतलब 72 मंथ तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत है। क्लियर। पर अगर कोई मैटर अपील में चल रहा है या किसी और प्रोसीडिंग में चल रहा है तो उसके लिए रिकॉर्ड्स कब तक रखना बेटा, 72 मंथ। पर कब से, 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न रिलेटिंग टू रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड। सर जिस ईयर से रिलेटेड वो रिकॉर्ड था वो ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या बेटा, वहां से 72 मंथ तक रिकॉर्ड रखना। या फिर अगर मान लो वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, अपील चल रही है, वो एजुकेशन प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, तो जब प्रोसीडिंग ड्रॉप होगी, खत्म हो जाएगी, सर वहां से 1 ईयर विच एवर इज लेटर, मतलब सर 72 मंथ्स मतलब 6 साल, या फिर जब वो अपील खत्म हुई है, डिस्पोज ऑफ हुई है, मैटर क्लोज हो गया है, वहां से 1 ईयर विच एवर इज लेटर तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। आइए सरकार ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, सर यहाँ पे केवल रेफरेंस दे रखा है कि पहले जीएसटी में ऑडिट कराना पड़ता था फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होता था बेटा, पर ये सेक्शन को डिलीट कर दिया गया है। एंड सर बोल दिया क्या, अभी कोई सीए कॉस्ट अकाउंटेंट को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। एंड सर हाँ, वो स्पेशल ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो कमिश्नर अपॉइंट करता है, वो वैल्यूएशन या आईटीसी में दिक्कत है, वहां पे तो कॉस्ट अकाउंटेंट या सीए के ऑडिट करेगा, वो तो कमिश्नर बेच रहा है, डिपार्टमेंट ऑडिट करवा रहा है बेटा, वो अलग बात है। यहाँ पे आरसीसी को जीएसटी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। पर यस, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होता है उनको एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विद द एनुअल रिटर्न। सर डन। आइए लास्ट पॉइंट क्या है, फेलियर टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन अकाउंट्स। सर अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स नहीं तो मान लेंगे आपने वो टैक्स सप्लाई किया है और उस पर जो टैक्स बनता है वो आपसे रिकवरी किया जाएगा, सेक्शन 73 74 फॉलो किया जाएगा। पढ़ो, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर द गुड्स और सर्विसेज बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 1, प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है और आपके पास कोई जवाब नहीं है तो सर ऐसे केस में द प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स और सर्विसेज बोथ that are not accounted for, जिसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है, उन गुड्स और सर्विस और बोथ को मान लिया जाएगा आपने सप्लाई कर दिया है, as if such goods or service or both had been supplied by the such person and provisions of section number 73 and 74 shall apply। इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर क्या लिखा है, चैलेंजेस तो आएंगे रोज आते होंगे डेफिनेटली आपके सामने, चैलेंजेस अहेड, Who cares? I am a CA aspirant and yes, आप कर दिखाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। कर हर मैदान फतेह, और फतेह करने का वक्त आ गया है। जितनी मेहनत करोगे उतनी धमाकेदार आपकी सक्सेस होगी। ऑल द बेस्ट गाइस, लगा दो अपना पूरा दम माहौल के साथ। सर ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट एंड वी आर विथ यू फॉर योर सक्सेस। माहौल जबरदस्त, शानदार, बाय बाय।